नमस्कार, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। 7 के खास कार्यक्रम सैनिकों के नाम विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि रायबरेली के लाल अमर शहीद शैलेंद्र सिंह का आज पार्थिव शरीर गंगा घाट जब पहुंचा तो हजारों की संख्या में लोग अंतिम दर्शन के लिए मौजूद थे। हमने आपको अपने विशेष कवरेज के दौरान दिखाया। हमारे अलग अलग रिपोर्टर अलग अलग लोकेशंस पे मौजूद थे और हमने उनके गांव से लेकर दलमो घाट तक की जितनी भी तस्वीरें थीं आपको दिखाया। यकीन मानिए आंखें नम थीं, क्योंकि हमारे बीच का लाल अमर शहीद शैलेंद्र सिंह शहीद हो गया। भारत माता की सेवा के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए शैलेंद्र सिंह ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। S7 न्यूज़ चैनल अपने विशेष कवरेज के दौरान आपको दिखा रहा था। 5 घंटे से हम सीधे लाइव आपके साथ में जुड़े थे और सीधे तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे। सच मानिए गर्व भी महसूस होता है ऐसे रायबरेली के अमर शहीद शैलेंद्र सिंह जी पर। और मैं प्रणाम करता हूं उन माँ बाप को जिन्होंने शैलेंद्र प्रताप सिंह जी को ऐसी शिक्षा दी और ऐसा होनहार पुत्र पैदा किया। प्रणाम करता हूं मैं उनके गुरुजनों को जिन्होंने शैलेंद्र प्रताप सिंह को इस तरह से तैयार किया। उनकी शहादत जाया नहीं जाएगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत। हमारे विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ में पूर्व सैनिक मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे बगल में नरेंद्र फौजी जी मौजूद हैं और हमारी दूसरी ओर संदीप फौजी जी मौजूद हैं, जिनसे हम खास बातचीत करेंगे। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सैनिकों के इस कार्यक्रम में। आप एक सैनिक के रूप में हैं और आपने कारगिल सहित तमाम लड़ाइयाँ भारत के लिए लड़ी। कैसा लगता है उस समय? बताइए, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करिए। प्रशांत सर, सबसे पहले बड़े फक्र की बात है, गर्व होता है, गौरव की बात है जी कि आज हमारे जिले रायबरेली में हमारे अमर शहीद और हम JNK में जी पुमपोर नामक जगह में हमारे रायबरेली के लाल शैलेंद्र प्रताप सिंह जी अपने देश के लिए बलिदान हो गए। बिल्कुल सच्ची और ये हमारे पूरे रायबरेली के साथ पूरे प्रदेश और पूरे देश के लिए गौरव की बात है। देश के लिए उन्होंने अपने जान को न्यौछावर कर दिया। मैं जानना चाहता हूं कि आपके जब आप कारगिल लड़ाई में थे तो जाहिर सी बात है बहुत सारे मन में विचार आते होंगे, परिवार से दूर देश सेवा में लगे हुए हैं। उस समय के कुछ एक्सपीरियंस हमें बताइए। बिल्कुल प्रशांत सर, वो दौर कुछ अलग होता था सन 1999 का जी, कि वो दौर कुछ अलग था कि वो मुश्किल, वो मुसीबत जिसको मैं अपने मुंह से बयां नहीं कर सकता जी। वो तो जो वहां पे रहता है, जो उस लड़ाई को लड़ा हुआ है और जो उस स्थिति परिस्थिति में रहा हुआ है, वही ये बयां कर सकता है। लेकिन एक सैनिक का जीवन, मैं कहना चाहता हूं, एक अलग जीवन होता है जी, जो कि हम लोग उसका अनुभव केवल वहां जाके ही बता सकते हैं। वो दौर था कि जब 1999 जी, जब पाकिस्तान की सेनाएं कारगिल जैसी पहाड़ियों पर, उस टाइम करार होता था कि ठंडी के मौसम में, बर्फबारी के मौसम में कि सेनाएं, दोनों देशों की सेनाएं वहां पर नहीं चढ़ेंगी जी। क्योंकि सबसे बड़ी चीज चढ़ेंगी क्यों नहीं, क्योंकि वहां एक चैलेंज होता था, चुनौती होती थी मौसम की। इतनी बर्फबारी होती थी कि ना वहां की सेनाएं वहां पर लगातार रह सकती थी ठंडी के समय में, ना अपने यहाँ की जी। तो दोनों देशों का एक आपसी समझौता होता था कि ना आपकी सेनाएं वहां पर चढ़ेंगी, ना हमारी सेनाएं चढ़ेंगी। लेकिन जब हम 99 में, वो मई का महीना, जब बर्फ पिघल रही थी, गर्मी का समय शुरू हो गया, तब देखा कि धोखेबाज पाकिस्तान वहां तो अपनी सेनाओं को पहले से ही लगा रखा है। अच्छा। तो जब हम लोग नीचे और पाकिस्तान की सेनाएं ऊपर हैं, तो एक मुश्किल भरा वो समय था कि अगर एक पत्थर भी वहां से ऊपर से फेंका जाता था कि वो हम लोगों को गोली जैसे लगता था। लेकिन हमारी बहादुर सेनाएं और हमारे जो सेनापति के नेतृत्व और हमारे बहादुर जवान उस चुनौती को स्वीकार किया जी। और लड़ाई लड़कर
जवानों की शहादत देकर हम लोगों ने वो विजय जीता और ये विश्व की सबसे जी ऊंचाई पर जीता गया युद्ध है। चलिए, संदीप सिंह फौजी हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप जी, हमने अपने रायबरेली के लाल को भारत माता की सेवा करते करते निछावर कर दिया। मैं सलाम करता हूं ऐसे फौजी को, और आज आप भी एक फौजी हैं, हमारे साथ में मौजूद हैं, तो मैं आपसे भी जानना चाहता हूं कि आपके भी बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे, कुछ बताइए हमसे। प्रशांत जी, सबसे पहले तो शैलेंद्र प्रताप सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, जिन्होंने उनको सैनिक जीवन में ऐसा मौका मिला कि अपना देश, जिले और अपने परिवार का नाम रोशन किया। और एक सैनिक इसीलिए सेना में नौकरी, लोग बोलते हैं कि ये सैनिक है, नौकरी कर रहा है। नौकरी नहीं होता, जिसके अंदर जज्बा होता है वो सैनिक देश के लिए जाता है। नौकरी करना हो तो बहुत सी नौकरी हैं, लेकिन जो सैनिक है जिसके अंदर जज्बा होता है देश सेवा में कुछ करने के लिए, तब जाके वो सेना में देश निछावर करने के लिए सैनिक धर्म को अपनाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताइए, पाकिस्तान हरदम अपनी नापाक हरकतें करता है, जब देखे जब झूठ बोलता है, जब देखे जब आप वो कहता है कि नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, लेकिन लगातार जिस तरह से वो वहां पे हथकंडे अपनाता है, कहीं ना कहीं भारत के लोग परेशान रहते हो, तभी मुंह तोड़ जवाब देते हैं। कैसे देखते हैं आप पाकिस्तान की इस हरकत को, क्या कहेंगे आप? जी प्रशांत जी, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तान को नहीं चलाती है, वहाँ के ISI, वहाँ के मिलिटेंट्स ग्रुप हैं जो कि सरकार को चलने नहीं देते हैं, और वो वहाँ की जो आर्मी है उनके आगे घुटने टेक देती है। वो लोग क्रॉस फायरिंग करा के मिलिटेंट भेजने की कार्रवाई करते रहते हैं, जो कि हमारे जेंड के साइड में बहुत जोरों से होता है। रात में LC काट के या नदी नाले के आर्टिकल से आते हैं, जिसमें से हमारे जवान क्रॉस फायरिंग में उनको मार भी देते हैं, लेकिन कभी कभी किसी वजह से कि वो अंदर आ जाते हैं, जिसको फिर अंदर की जो राष्ट्रीय राइफल वगैरह वो हैं कंपनियां, वो ऑपरेशन के दौरान उनको निस्तबूत कर देते हैं। बिल्कुल इस तरह के बिल्कुल ठीक बात है, और सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान जिस तरह से हरकतें करता है, नरेंद्र फौजी जी आप भी हमारे साथ में मौजूद है, क्या कहेंगे आप पाकिस्तान की इस नापाक हरकत के बारे में कि पीछे से वार करता है, कभी सामने आ ही नहीं पाता, मतलब भारत के सैनिकों से इतना डरता है और तब भी इस तरह की हरकत करता, क्या कहेंगे आप इस बारे में? सबसे पहले मैं कहूंगा पाकिस्तान कायर है जी, जो धोखेबाज है, जो इस तरह की हरकतें करता है। मैं कहता हूं कि अगर उसके अंदर हिम्मत है, हमारी देश की सेना इतनी मजबूत है, इतनी तैयारी के साथ हमेशा रहते हैं, अगर उसको लड़ना है तो आइए सामने, चाहे वो 65 की लड़ाई रही हो, चाहे 72 की लड़ाई रही हो, चाहे 99 की लड़ाई रही हो, हम लोगों ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। और आगे भी देते रहेंगे, उसको चुनौती देते हैं। कभी भारत से नहीं टकराना, भारत का हर जवान और भारत के हर भारतीय के अंदर देशभक्ति की भावना है और अपने देश के लिए मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहता है। जो आपने उदाहरण आज प्रशांत भैया देखा है कि हमारे जो रायबरेली का लाल शैलेंद्र प्रताप सिंह शहीद हुआ है, क्या मजबा था, क्या जोश था लोगों में, उस जोश को मैं सल्यूट करता हूं रायबरेली की जनता का, पूरे देश की जनता का। बिल्कुल ठीक बात है, खुली आंखों से हम लोग देख रहे थे, मतलब हजारों की संख्या में लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे थे, अपने लाल को देखने के लिए पहुंच रहे थे। धन्य है, मैं तो कहता हूं वो माँ बाप जिनके वो पुत्र हैं, और एक अंदर से गर्व महसूस होता है। बिल्कुल बिल्कुल, कलेजा आप ये समझिए कि फक्र से ऊंचा हो जाता है, क्योंकि एक थोड़ा सा तकलीफ भी होती है कि आज शैलेंद्र प्रताप सिंह जी अपना छोटा सा बच्चा, उनकी पत्नी, माँ बाप को हम लोगों के लिए छोड़ के जा रहे हैं, और ये हमारे समाज की जिम्मेदारी होना चाहिए कि हम लोग उनकी हिफाजत करें, उनको हमेशा प्यार करें और उनको कोई मुश्किल और मुसीबत ना होने पाए। बहुत बढ़िया बात आपने नरेंद्र फौजी जी, आप सीधे आप लाइव हमारे साथ में जुड़े, आपने बहुत अच्छी बात कही कि उनके परिवार की जिम्मेदारी अब हम सभी लोगों की है, क्योंकि उनकी शहादत को भुलाया नहीं जा सकता है कभी। बिल्कुल, शैलेंद्र प्रताप सिंह जी की शहादत को कभी नहीं भुलाया जा सकता, इसीलिए हमें विशेष कवरेज दिखा रहे हैं। और हम जानना चाहते हैं कि फौजी किस तरह से, देखिए जब आप देश सेवा के लिए जाते हैं तो आप अपने परिवार को छोड़कर जाते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर भी होती हैं वहां पर, तो उस समय कभी ऐसा लगा आपको कि नहीं यार अब तो पता नहीं क्या होने वाला है आगे, कभी लगा कि परिवार से एक बार बात कर लेते हैं क्या होने वाला है? थोड़ा सा प्रशांत भैया, हम आज के दौर से थोड़ा सा पीछे जी, जैसे जब हम लोग 1997 में भर्ती हुए थे, सेना में गए थे, तो वो समय ये था कि चिट्ठियां होती थी। बिल्कुल होती थी। आज टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, हाँ। अगर हमको घर से बात करना है
तो हम लोग तुरंत फोन मिलाते हैं और घर से बात हो जाती है। ठीक वो समय याद होता था कि जब हम लोग पोस्टों में ड्यूटी होती थी, रात में बैठे रहते थे, और जब ड्यूटी वो हमारी ऑफ होती थी हम लोग चिट्ठी लिखना शुरू कर देते थे। जो दर्द होता था, जो तकलीफें होती थी, जो यादें थी, चाहे माँ बाप की रही हो, चाहे बच्चों की रही हो, चाहे पत्नी की रही हो, चाहे बहनों की रही हो, वो अभी भी जब वो याद आता है, अभी भी हमारे बच्चे पूछते हैं पापा उस टाइम क्या होता था। तो वही चीज, वो चीजें जो तकलीफ होती थी, जो खुशी के पल का एहसास होता था कि हमको ये ड्यूटी मिल रही है, हमको गर्व जो होता था, हम लोग उस चिट्ठी से बयां करते थे। और वो जो चिट्ठी में लिखने में जो अनुभव होता था, जो मजा आता था, तो हमारे समझ से आज मोबाइल से बात करने में नहीं आता। ठीक बात है। तो चिट्ठी जब आती होगी तब भी बहुत अच्छा लगता होगा, जाहिर सी बात है। चिट्ठी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया जी। क्योंकि समय गुजर जाता था कि 15-15, 20-20 दिन के बाद जब चिट्ठियां आती थी, जो सेना का डाकिया होता था, जिसकी ड्यूटी लगती थी जी। चिट्ठी लाने ले जाने में, एपीओ में जी। तो जब चिट्ठी आती थी तो उससे पूछते थे भैया चिट्ठी आई? तो अगर उसने बोला हाँ आई है, तो आप ये समझिए तो ऐसे खुशी मिलती थी, ऐसी अपार खुशी मिलती थी जिसको हम बयान नहीं कर सकते। और अगर कहा कि इस बार नहीं आई, तो वही थोड़ा सा तकलीफ होती थी और कहते थे नहीं भैया अगली बार जरूर आएगी। तो ये एक अनुभव है जी। और जो ये चिट्ठियों वाला दौर था, ये सूचना वाला दौर था जी। आज कहीं ना कहीं उसको देखा जाए तो उसको अच्छा भी कह सकते हैं, उसको निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों भी सोच सकते हैं। क्योंकि कोई तकलीफ होती थी, आज कोई दुर्घटना हो गई घर में, कोई परेशानी हो गई, तो आज का दौर यह है कि परेशानी हुई तुरंत फोन किया, तुरंत सूचना। जवानों में एक थोड़ा सा, अगर वो ड्यूटी में, इस तरह की ड्यूटी में है जहां पे हो सकता है कि छुट्टी आने में दिक्कत हो, बिल्कुल हाँ। परेशानी हो, तो वो जवान वहीं पे तकलीफ उसको होती थी। लेकिन वो दौर होता था कि जब सूचना हमको 15 दिन के बाद, महीने भर के बाद मिलती थी, तब वो दौर अलग होता था। लेकिन उसमें तब तक यहाँ की तकलीफ कम हो जाती थी और वो रिकवरी हो जाता था। तब फोन पीसीओ उस टाइम हुआ करते थे। जी बिल्कुल हाँ। पीसीओ की सुविधा आना शुरू हो गई थी, तो लाइन में लग के पीसीओ से बात करते थे, हालचाल कैसा है, क्या है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, नहीं अब ठीक है। तो बड़ी वो जो डायरेक्ट इम्पैक्ट जो सूचनाओं वाला होता था वो नहीं लगता था। लेकिन आज ये है कि अगर कोई भी घटना हुई, दुर्घटना हुई, तो तुरंत फोन जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। नरेंद्र फौजी जी हमारे साथ में देखिए सीधे मौजूद हैं और हम आपको मतलब भारतीय सेना के पूर्व जवान हैं, कारगिल की लड़ाई लड़ते हैं। हमारे साथ में कारगिल की लड़ाई लड़ने वाले संदीप सिंह फौजी भी मौजूद हैं और मैं आपको बताऊं कि अपने एक्सपीरियंस हमसे शेयर कर रहे हैं। इन्होंने चिट्ठी की बात बताई और भावुक हो गए। मैं देख रहा था कि इनकी आंखों में कहीं ना कहीं लग रहा था वो जब चिट्ठियों का दौर था, जब एक फौजी अपने घर की चिट्ठियों का इंतजार करता था, उस वक्त को उन्होंने बयान किया कि किस तरह से वो दर्द होता था जब ये चिट्ठियां लिखते थे, खाली होते थे और चिट्ठियां लिखते थे अपने परिवार के लिए, और उसके बाद जब चिट्ठी आती थी घर से तो क्या खुशी मिलती थी। यकीन मानिए दोस्तों, आज फोन हो गए, मोबाइल हो गए, बहुत सारी चीजें हो गई हैं आप आपस में बातचीत करने के लिए, लेकिन जो चिट्ठियों का दौर था वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है। नरेंद्र फौजी जी मतलब पुराने एक्सपीरियंस है इनके पास में, इसीलिए हम इनसे खास बातचीत कर रहे हैं। संदीप फौजी भी हमारे साथ मौजूद है। संदीप सिंह जब पहुंचे हैं तो मेरे ख्याल से उस समय मोबाइल फोन की सुविधा उपलब्ध रही होगी। नहीं, कुछ समय बाद हुई। पहले तो हम भी चिट्ठी के सहारे किया है। अच्छा। तो मोबाइल का 2003-04 में ज़्यादा प्रचलन हुआ है। जी जी। तो 2000 में हम भी चिट्ठी के ही माध्यम से वेट करते थे, इंतजार करते थे। अच्छा। तो काफ़ी, जैसा नरेंद्र सर ने बोला है वैसा सेम वैसे सबके साथ होता है, चाहे कोई भी हो। जब तक एक चिट्ठी दोबारा नहीं आती तब तक वो जो पिछली वाली चिट्ठी है उसी को पढ़ के खुशी मनाते थे, उसी को देखना बक्से से निकाल के। अच्छा। और अंदर ही अंदर खुशी का एहसास करना। फिर जब नेक्स्ट आती थी चिट्ठियाँ, फिर जाके तसल्ली होती थी। उसके बाद धीरे धीरे जैसे मोबाइल डिजिटल प्लेटफॉर्म आया तो काफ़ी चीजें बदल गई। अच्छा संदीप जी, मैं जब भी आपसे कभी बातचीत करता था, क्योंकि मैं बहुत पुराने समय से आपको जानता हूं, तो आप बताते थे कि जब आप छुट्टी से घर आते थे तो आपको ड्यूटी सताती थी, आपको लगता था कि यार वहां पे क्या हो रहा होगा पता नहीं, और जब वहां रहते थे तो क्या घर की भी याद बहुत सताती थी कि लगता था कि नहीं कुछ करना है पहले? प्रशांत जी, जब ये कि सैनिक जीवन में ऐसा है कि यहाँ से घर जब
फौजी आता है तो परिवार के साथ रहने के बाद जब जाता है तो उसका मन बिल्कुल नहीं लगता है। अच्छा। वो रोते हुए प्लेटफार्म से जहाँ तक उसका यूनिट होगी वहाँ जाएगा, जी। लेकिन जैसे ही फौजी गेट के अंदर इन हुआ, माहौल में गया, उसको फिर वही उसका परिवार मिल जाता है, वो चीज़ें फिर भुला दी जाती हैं। फिर उसके बाद उसके वहाँ यार दोस्त सब लोग मिल जाते हैं, एक मेजॉरिटी फौजी परिवार में आ जाता है, तब जाके उसका फिर से वही उसका माइंड चेंज हो जाता है। जी। नहीं तो उससे पहले वो सफ़र के दौरान घर की याद बहुत ज़्यादा आती है। बाद में सब दोस्त यार मिल जाते हैं वो, और फिर उस सबके साथ शेयर हो जाती है, हंसी मजाक होता है, तो इस तरह से वो थोड़ा फिर धीरे धीरे कम हो जाता है। फिर वो नेक्स्ट छुट्टी की तैयारी करता है 2-3 महीने बाद, तब तक तो एकदम अच्छे से वो सेट हो जाता है दोस्तों के साथ। बिल्कुल। युद्ध स्तर के लिए जो भी वहाँ कार्य दिया जाता है वो सब में अपने कार्य को भली भांति करता है। अच्छा, मुझे बताइए कि कारगिल में भी आप थे लड़ाई के दौरान, तब क्या क्या आपने देखा? मतलब कुछ ऐसा आपको लगा कि नहीं अब ऐसा है कि घर से बात कर लिया जाए, कभी ऐसा कुछ एहसास हुआ? क्योंकि बहुत लंबी लड़ाई चली थी कारगिल की। जी, ये प्रशांत जी, इसमें बताना ये चाहूँगा कि जब ये लड़ाई लगती है तो ऐसी वहाँ ऑटोमेटिक सिचुएशन बन जाती है कि आपको सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। आपको ये लगेगा कि घर से कि हमें क्या ले जाना है, क्या कैरी करना है, किस पोस्ट में हमको जाना, हमारे कमांडर का क्या आदेश है, सीनियर अधिकारी का क्या आदेश है, वो और हमारे साथ कौन कौन जा रहा, सभी सुरक्षित रहेंगे। अपने आमनेशन, अपने ट्रेनिंग को याद करते हुए हम अपने टारगेट को तरफ हिट करते हैं। इसलिए परिवार की तरफ ध्यान युद्ध स्तर के समय ट्रेनिंग उसमें नहीं जाता है, जब एकदम आमने सामने की होती है। उससे पहले जरूर आता है, सबको आता है, फ़ोन पे बात करते हैं कुछ लोग, हर चीज़ अपना मैसेज करते हैं कि हम अभी जाएंगे या 2-4 दिन बाद जाएंगे। लेकिन जब एक बार रवाना हो गए तो फिर जयकारा ही लगता, भारत माता की जय, जय गोरखाली, ये सब वीरता या वीर गति सबका अपना अपना होता है। अग्रणी या जय, कोई जय महाकाल, ऐसे जय दुर्गे, जय माता दी, जय बद्री विशाल, नारे ही नारे बजते हैं, जय बजरंग बली करके, और आगे की तरफ जोश भरे नारे के साथ दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात। और देखिए, हमारे साथ में लगातार 2 भारतीय सैनिक हमारे साथ में मौजूद हैं। भारत की सेवा इन दोनों लोगों ने की। कारगिल युद्ध में इन्होंने दुश्मन के छक्के छुड़ाए, ऐसे लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, गर्व का विषय है। और शैलेंद्र सिंह जी की शहादत को हम कभी भूल नहीं सकते हैं। खुली आंखों से आज हम देख रहे थे शैलेंद्र सिंह जी के अंतिम दर्शन के लिए वहाँ पर जन सैलाब उमड़ा पड़ा था। नरेंद्र फौजी जी स्वयं वहाँ पे पहुँचने में बता रहे हैं कि वहाँ के लिए जब वो निकले थे तो लंबी कतारें लगी हुई थी, पहुँचने में घंटों लग गए। या 7 न्यूज़ चैनल ने 5 घंटे के अपने लाइव कवरेज में उनके ग्रामीण, उनके गाँव से लेकर दलमऊ गंगा घाट तक की सारी तस्वीरें आपको दिखाई। वहाँ पर मुख्य रूप से रायबरेली के जिला अधिकारी वैभव श्रीवास्तव पहुँचे थे, उनके साथ में पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार जी पहुँचे थे। हमने आपको सीधी तस्वीरें दिखाई थी। हमने आपको दिखाया था कि CRPF के जवान वहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने अपने सैनिक, शहीद सैनिक श्री शैलेंद्र प्रताप सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी। हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। हमारे सभी रिपोर्टर, सभी कैमरामैन आज सुबह से अपना लाइव कवरेज दे रहे थे। S7 न्यूज़ चैनल लगातार 5 घंटे के अपने लाइव कवरेज में आपको दिखा रहा था शैलेंद्र प्रताप सिंह जी का राजकीय सम्मान के साथ में अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। कैसे वहां पर लोग अंतिम दर्शन के लिए हुजूम उमड़ा हुआ था। लगातार मैं बताऊं आपको कि अंतिम दर्शन करने के लिए नम आंखों से लोगों ने उन्हें विदाई दी। सीधी तस्वीरें हम आपको आज सुबह से दिखा रहे थे, जिसमें परिवारजन, राजनेता, प्रशासनिक अमला, CRPF के जवान बटालियन वहां पर पहुंची थी और उन्होंने अपने वीर सपूत को, सभी ने मिलकर अपने वीर सपूत को सच्ची श्रद्धांजलि दी। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। और हमारे साथ में 2 मेहमान भारतीय सेना के पूर्व सैनिक मौजूद हैं, जिनसे हम खास बातचीत कर रहे हैं। उनसे जान रहे हैं हम कि जब वो भारतीय सेवा के लिए जाते हैं, जब भारतीय सेना में पहुंचते हैं, तो उनके मन में क्या क्या बातें रहती हैं। नरेंद्र फौजी जी मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। नरेंद्र जी, जब आप भारतीय सेना को ज्वाइन करते हैं तो मन में क्या बातें होती हैं आपके?
क्या लगता है, क्योंकि तब एक जोश भी होता है, और क्या वो पूरा बरकरार रहता है, क्या कहेंगे आप? प्रशांत भैया, हम लोग जहाँ खड़े हैं जी ये कलम और कृपाण की बहुलता वाली धरती है। जी और हमको याद है कि जब हम लोग क्लास 10th में थे, 12th में थे, और बड़े गर्व की बात है कि हमारे पिताजी भी सेना में थे, उस टाइम सर्विस में थे वो, कि जब वो यूनिफॉर्म पहनते थे, उनको यूनिफॉर्म में देखता था, उनकी फोटो देखता था, तो हमारा भी कलेजा बड़े फक्र के साथ ऊंचा हो जाता था, और दिल में यही इच्छाएं होती थी, ये भावना होती थी कि कब इस तरह की वर्दी हमारे शरीर में भी लगेगी। उसी जोश और जज्बे के साथ ये तमन्ना होती थी, जैसे पिताजी हमारे नहीं चाहते थे कि हम सेना में जाएं। अच्छा। क्योंकि जानते थे कि तकलीफ होती है, कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि हमारे बच्चे तकलीफ सहें, लेकिन वो जज्बा, वो जुनून, देशभक्ति की भावना, देश के लिए मर मिटने वाली सोच वो पैदा हो जाती थी, वो किसी से छुपाए नहीं छुपती। याद है कि जब वो 97 वाली बात, कि जब हम लोग जैसे ही क्लास 12 पास आउट हुए, जी रोडों में, गांव में दौड़ना, गंगा के किनारे सरेनी क्षेत्र पड़ता है, तो जो गंगा का तीर वाला एरिया है वहाँ रेतों में दौड़ते थे। अच्छा। घर वालों को नहीं पता होता था, 4 बजे सुबह उठते थे, रोडों में, रेतों में दौड़ते थे और मेहनत करते थे। सोच यही होती थी कि हमको सेना में जाना है। मतलब और वो सेना का वो जो जज्बा होता था, चाहे वो देख के हो, चाहे सुन के हो, वो दिल में भरा रहता है। और वो उस सोच में सफल हुए, और आज उस सेना से 16 साल सर्विस करके आज आपके सामने खड़े हैं। तो अभी भी मन में भावना रहती कि देश की सेवा करना है? बिल्कुल, हम अभी तैयार हैं। अगर हमें आदेश मिलेगा तो हम अभी भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और हमारे समझ से जब तक हमारे अंदर जान रहेगी तो हम अपने दिलिए, अपनी भारतीय सेना के लिए समर्पित हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। देखिए, नरेंद्र फौजी जी बता रहे हैं कि देश सेवा के लिए अभी भी वो तैयार है। यही खास बात है हमारे भारतीय सैनिकों में। मैं सैल्यूट करता हूं अपने सभी भारतीय सैनिकों को, और मैं सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं शैलेंद्र प्रताप सिंह जी को, जिन्होंने भारत मां की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दिया। मेरे साथ में संदीप फौजी भी मौजूद हैं। संदीप जी, मेरा आपसे भी वही सवाल है कि जब आप भारतीय सेना के लिए तैयारी करते हैं तो मन में क्या बातें होती हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक ऐसी नौकरी है जिसमें आपको संघर्ष भी करना होता है, लड़ाई भी लड़नी होती है, और परिवार से दूर भी रहना पड़ता है। तब मन में क्या बातें चलती थी? जी प्रशांत जी, मैं भी आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी फौज में थे। अच्छा। मैं भी फौजी फैमिली से ही आता हूँ जी। तो हमारा शुरुआत से ही वो माहौल ही था कि हमने बचपन से ही देखा कि फौज की वर्दी कैसी होती है और सब लोग कितना उसको पसंद करते हैं। तो वो चीज़ ऑटोमेटिक पूरा दिल में पहले से था कि एक ना एक दिन हमें भी लेना है। तो जैसे जैसे हमने हाई स्कूल किया, इंटर किया, उसके बाद जैसा कि नरेंद्र भैया ने बताया कि हम भी उसी तरह अपने टाउन में, स्टेडियम में, सैनदी राजघाट साइड में रनिंग और अपने आप को इतना फौलाद बना दिया कि ये था कि फौज में जाना है तो जाना है। पूरी उसकी तैयारी करने के बाद इलाहाबाद से हम लोग पोलो ग्राउंड से भर्ती हुए। भर्ती होने के बाद कठिन ट्रेनिंग दिया गया वहाँ पे। फिर जाके, इसलिए पहले से तैयारी थी और पहले से ही डिपार्टमेंट को अच्छी तरह से समझते थे, क्योंकि पहले से ही पापा भी फौज में थे, फैमिली आर्मी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो उसके बाद कोई ज़्यादा विशेष दिक्कत नहीं आई, बस एक जुनून शुरुआत से ही था। दिल में यही था कि नौकरी करनी है, जॉब करनी है तो इंडियन आर्मी की करनी है, भारतीय सेना की करनी है। आप देख सकते हैं, मतलब भारतीय सैनिक, पूर्व भारतीय सैनिक संदीप फौजी हमारे साथ में मौजूद हैं, नरेंद्र फौजी हमारे साथ में मौजूद हैं, और जिस तरह से बता रहे हैं, इन्होंने भारत माता की सेवा के लिए सब कुछ छोड़कर, मन में केवल इनके भरोसा था, एक विश्वास था, दृढ़ संकल्प था कि हमें भारतीय सेना में पहुंचना है, हमें देश की सेवा करनी है। ऐसे ही सिपाही हमारे बीच में शैलेंद्र प्रताप सिंह जी भी थे, जिन्होंने भारत माता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। हम इसीलिए आज खास प्रोग्राम लेकर आपके सामने आए हैं। फौजी भाइयों से बातचीत करना चाह रहे थे हम, और सुबह से हम आपको 5 घंटे से सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे, लाइव कवरेज हम आपको दिखा रहे थे। सच्ची श्रद्धांजलि देता है S7 न्यूज़ चैनल हमारे वीर सपूत रायबरेली के लाल शैलेंद्र प्रताप सिंह जी को। हमारे साथ में फौजी भाई मौजूद हैं।
नरेंद्र जी, मैं ये भी जानना चाहता हूँ आपसे जी। कि बहुत सारी लड़ाइयाँ आपने लड़ी, जब ये मेडल लगता है सीने में तो उस समय कैसा लगता है? ये आप ये समझिए कि सीना चौड़ा होता है। ये चीज़ें मैं अपने सीनियरों से बताऊं कि जब मैं शुरुआती तौर पे ट्रेनिंग करके यूनिटों में गया जी। तो वहाँ पे देखता था जो हमारे सीनियर्स होते थे उन पे मेडल लगे होते थे, तो एक दिल में ये हार्दिक इच्छा होती थी, सर आपने क्या किया, सर ने कौन सा ऐसा मुश्किल काम किया जिससे इस तरह के मेडल मिले। और उन्हीं से ये हमको सीख मिली और हम भी उसी रास्ते पे निकल गए, चाहे जितना मुश्किल से मुश्किल ट्रेनिंग रही हो, चाहे जो भी मुश्किल टास्क रहा हो उसको किया, और आज ये छाती में वो मेडल है जिससे सेना के दौरान और आज सेना के बाद भी इनको मैं संभाल के रखता हूँ। कम से कम वो दिन याद आते हैं, वो दिन याद करते हैं वो सेना का दौर क्या था। बिल्कुल ठीक बात है। और कई सारे मेडल हैं आपके पास में। यूएन मेडल का क्या मतलब होता है, मैं जानना चाहता हूँ नरेंद्र जी आप। यूनाइटेड नेशन हम लोग उस टाइम, जब आप जानते होंगे कि सूडान, जी। सूडान में नॉर्थ सूडान, साउथ सूडान अभी डिवाइड हो गया है। उस टाइम सूडान एक ही देश था। अच्छा। वहाँ पे आपसी लड़ाई थी, सरकारें वहाँ की पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से वहाँ का खराब हो गया था। जी जी जी। तब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन उसने कई देशों की जो चुनिंदा सेनाएं थी उनसे कुछ जो चुनिंदा जवान होते थे उनको चुनते थे और वहाँ एज ए पीस कीपिंग फोर्स वहाँ पे भेजा जाता था। अच्छा। और वहाँ पे जाते थे और उसके बाद सर्विस करने के बाद ये यूनाइटेड नेशन मेडल वहाँ दिया जाता था। तो आपने कितना समय तक वहाँ पे? हम लोग 6 महीने रहे सूडान में। 6 महीने थे। जी। अच्छा, तो कैसा लगता था वहाँ पे जब आप जाते थे, मतलब एक एकदम अलग जगह? हाँ बिल्कुल, मैं ये बताना जरूर चाहता हूँ जी कि लोग कहते हैं कि भारतीय सेना में ये सुविधा नहीं है, ये सुविधा नहीं है, तकलीफें हैं, लेकिन वो दौर वहाँ पे था कि वहाँ की सेनाओं की क्या कंडीशन थी, वहाँ के लोगों की क्या कंडीशन थी। मैं प्रशांत सर ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ की इतनी बद्दत हालत थी कि लोगों के पास पानी नहीं होता था। मतलब उन लोगों की सेना के बारे में बता रहे हैं? हाँ, उनकी सेना और वहाँ के लोगों के पास। अच्छा। वहाँ जो जब हम लोग गए तो उनके लिए मेडिकल की सुविधा, राशन पानी की सुविधा, इस तरह की सुविधा हम लोग उनकी सेवा के लिए लगे होते थे। मतलब भारत ने उनकी मदद की? भारत ने उनकी मदद की। अच्छा जी, क्या बात है। और उसके बाद यहाँ कंडीशन ये होती थी, जब क्योंकि वहाँ पे सूडानी लैंग्वेज होती, लोकल लैंग्वेज हम लोग नहीं समझ पाते थे। हम लोग क्योंकि हिंदी से कोई मतलब नहीं था, इंग्लिश होती थी जिससे हम लोग इंग्लिश से एक दूसरे से बात करके, जो वहाँ के पढ़े लिखे लोग नागरिक होते थे उनसे बात करते थे। और बात करने से ज्यादा जो दिखाई पड़ता था हम लोगों को आंखों से, 40-40, 50-50 किलोमीटर से वो केवल जीवन जीने के लिए काम करते थे बस। अच्छा जी, पानी के कंटेनर ले लेके खच्चड़ों में, गधों में वो लोग केवल अपने परिवार को जिलाने के लिए और खाने के लिए केवल पाव ब्रेड, ये कंडीशन वहाँ की थी। सेनाओं की तो हालत मत पूछिए, शूज की बात ही मत पूछिए, यूनिफॉर्म की बात ही मत पूछिए, ये तो सब था ही नहीं वहाँ। मतलब हम लोग बहुत ही अच्छे बिल्कुल, हमको अपनी सेना पे हाँ। और अपने जो हमारा सेना के नेतृत्व हैं उन पर बड़ा फक्र होता है। और एक सैनिक होने के नाते मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ। बिल्कुल कहिए। कि हर सैनिक की जो इच्छा होती है, कहते हैं ना मुझे तन चाहिए न धन चाहिए, अमन से भरा ये वतन चाहिए, और जब तक जियो इस वतन के लिए, और जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए, जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। बिल्कुल, नरेंद्र फौजी जी देखिए बता रहे हैं सीधे, और जिस तरह से बोल रहे हैं यकीन करिए कि मतलब एक फौजी अपनी बातों को बयां कर रहे हैं, तो भारत की जो व्यवस्थाएं हैं, जो फौजियों के लिए ध्यान दिया जाता है उसके बारे में बता रहे हैं। और जब यूएन जो इनको मेडल मिला है, जब ये वहाँ जाते हैं सूडान में, तो देखते हैं वहाँ की स्थितियों के बारे में, देखिए सीधे बता रहे हैं। अब इनसे बढ़िया कोई बता नहीं सकता है। भारतीय सैनिक के तौर पे वहाँ पे गए थे, और एक भारतीय सैनिक जिस जज्बे के साथ में बोलता है, उसी जज्बे के साथ में वो वहाँ लड़ाई भी लड़ता है आपके लिए। बॉर्डर पर जब ये लड़ते हैं तो आपकी सुरक्षा के लिए लड़ते हैं। आज हमारे बीच में रायबरेली के लाल शैलेंद्र प्रताप सिंह नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो देश की सेवा कर रहे थे, वो आपकी सेवा कर रहे थे, और सबकी जिम्मेदारी भी है
हमसे नरेंद्र फौजी जी ने कहा कि सबकी जिम्मेदारी है कि उनके परिवार के बारे में सोचना चाहिए सबको। सरकारें कर रही हैं, बिल्कुल सोच रही हैं। सरकार ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 50 लाख रुपए देने की घोषणा की, एक सड़क बनवाने की घोषणा की, लेकिन फिर भी सबकी जिम्मेदारी है कि उनके घर के लोगों का सम्मान करें। अगर उनको कोई तकलीफ है किसी भी तरीके की तो आप उनके साथ में खड़े रहिए। S7 न्यूज़ चैनल का पूरा परिवार शैलेंद्र सिंह जी के परिवार के साथ में है। हम सैल्यूट करते हैं, उन्होंने भारत माता की सेवा करते करते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। इसीलिए हम अपना विशेष कवरेज सुबह से दिखा रहे हैं। हमने 5 घंटे का लाइव सीधे कवरेज आपको दिखाया। श्रद्धांजलि हम और हमारे पूरे S7 टीम की तरफ से। हमारे साथ में लगातार 2 फौजी भाई मौजूद हैं। जैसा कि आप देख रहे थे मेरी तस्वीरों में, रायबरेली के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की और सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। कंधा दिया उन्होंने शहीद अमर शैलेंद्र प्रताप सिंह जी को कंधा देते हुए हम आपको दिखा रहे हैं। रायबरेली के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार। जैसा कि हमने आपको दिखाया, लगातार S7 न्यूज़ चैनल आपको सुबह से अपना विशेष कवरेज दिखा रहा था। इस विशेष कवरेज के तहत हमने आपको 5 घंटे लगातार लाइव कवरेज दिखाया, सीधा प्रसारण किया हमने। और शैलेंद्र प्रताप सिंह जी के जज्बे को हम सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं, उनकी देश सेवा को सलाम करते हैं हम। सीधी तस्वीरें हमने आपको सुबह से दिखाई, आपके सामने सीधी तस्वीरें S7 न्यूज़ चैनल ने दिखाई थी। शैलेंद्र प्रताप सिंह जी की शहादत को भूला नहीं जा सकता। CRPF के जवान वहां पे पहुंचे थे, उन्होंने भारत माता के लाल को सच्ची श्रद्धांजलि दी। सीधा प्रसारण हमने आपको दिखाया था, सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। लगातार S7 न्यूज़ चैनल सीधी तस्वीरें आपको आज दिखा रहे थे हम। CRPF के जवान वहां पे मौजूद, गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए हमने आपको दिखाई थी आज सीधी तस्वीरें। रिकॉर्डेड फुटेज इस समय आपको अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। रिकॉर्डेड फुटेज हम इस समय आपको सीधे दिखा रहे हैं, जिसमें CRPF के जवान आप देख सकते हैं सलामी देते हुए, भारत के जवान अमर शहीद शैलेंद्र प्रताप सिंह को सलामी देते हुए। यकीन करिए कि फक्र से सर ऊंचा हो जाता है अपने इस जवान को देखकर। अमर शहीद शैलेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने भारत माता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। अमर शहीद शैलेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने भारत माता के लिए प्राणों की बलि दे दी। सीधे कार्यक्रम हम आपको दिखा रहे हैं अपने स्टूडियो से। देश के सैनिकों पर खास कार्यक्रम शहादत को सलाम, शहीद शैलेंद्र सिंह के नाम। CRPF के जवान आप तस्वीरों में देख सकते हैं। रायबरेली के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव कंधा देते हुए तिरंगे में लिपटा हुआ अमर शहीद शैलेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर। रायबरेली में आज हजारों लोगों ने नम आंखों से अंतिम दर्शन किए शैलेंद्र प्रताप सिंह जी के। शैलेंद्र प्रताप सिंह को अंतिम विदाई दी। अमर शहीद रायबरेली के लाल शैलेंद्र प्रताप सिंह को अंतिम विदाई देने के लिए हजारों की संख्या में लोग वहां पे मौजूद थे। हजारों की संख्या में लोग वहां पे मौजूद थे और अपने लाल को अंतिम विदाई देने के लिए, उनका अंतिम दर्शन करने के लिए वहां पर मौजूद थे। अपार जनसमूह उमड़ा हुआ था। हमने आपको सुबह से लाइव कवरेज के माध्यम से दिखाया था। गुरुवारा की तस्वीरें दिखाई हमने आपको, मुंशीगंज की तस्वीरें दिखाई, डलमऊ घाट की तस्वीरें दिखाई और पैतृक गांव से सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। आप देख सकते हैं अभी भी टीवी स्क्रीन पे हम दोबारा फिर से दिखा रहे हैं कि हजारों की संख्या में वहां पर जन समुदाय मौजूद था और सभी भारत माता की जय, जब तक सूरज चांद रहेगा शैलेंद्र प्रताप सिंह का नाम रहेगा के नारों से वातावरण गुंजायमान था। लाल तिरंगे, भारत के तिरंगे को लेकर सभी वहां पर मौजूद थे और अंतिम दर्शन के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे। अपार जनसमूह पहुंचा हुआ था। अपने वीर सपूत को अंतिम सलाम कहने के लिए वहां पर अपार जनसमूह मौजूद था। S7 न्यूज़ चैनल 5 घंटे से विशेष कवरेज आपको दिखा रहा था। आज भी हम आपको शाम से लगातार
अपना विशेष कार्यक्रम देश के सैनिकों पर खास कार्यक्रम शहादत को सलाम शहीद शैलेंद्र सिंह के नाम सीधा प्रसारण स्टूडियो से हम आपको दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको अपने स्टूडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं। हमारे साथ में लगातार भारत के 2 पूर्व सैनिक मौजूद हैं जिनसे हम खास बातचीत कर रहे हैं। संदीप जी, आज शैलेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे बीच में नहीं हैं। सच्ची श्रद्धांजलि S7 न्यूज चैनल भी दे रहा है उनको। क्या कहेंगे ऐसे भारत माँ के लाल के लिए आप? बहुत ही सौभाग्य की बात होती जो सैनिक का जीवन अपने देश के काम आ जाए, तो इससे बड़ा बलिदान तो कुछ हो ही नहीं सकता है। बहुत ही उनके माता पिता बहुत ही भाग्य वाले हैं जो ऐसे वीर सपूत को, जिन्होंने रायबरेली का, अपने बैसवारा का, अपने देश का नाम किया है, तो ऐसे सबकी किस्मत में नहीं होता है। ये बहुत ही लकी कह लीजिए, एक बहुत भाग्यशाली जिसके लिए कि मतलब इन्होंने अपने देश के प्राणों के निछावर दिया है, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है एक सैनिक का। बिल्कुल गर्व की बात है और जाहिर सी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आंखें नम हो। ये अब जैसे नरेंद्र सर ने सही बोला है कि उनके पीछे जो परिवार छोड़ गए हैं, उसका हम सब पूरे समाज का दायित्व बनता है कि उनका सहयोग करें, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सब एक सपोर्ट करें। यही मेरा वो है। बिल्कुल ठीक बात है। और देखिए नरेंद्र फौजी जी भी हमारे साथ में मौजूद है। नरेंद्र जी, आज शैलेंद्र प्रताप सिंह जी अमर शहीद हमारे बीच में नहीं है। क्या कहेंगे ऐसे फौजी के बारे में आप, क्योंकि आप भी एक फौजी हैं, आपने भी भारतीय सेना में उस समय काम किया जब कारगिल युद्ध चल रहा था। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं शैलेंद्र जी की शहादत को हजारों लाखों करोड़ों बार सैल्यूट करता हूँ। और इस तरह शहादत हमारे समझ से बिरले सैनिक होते हैं जिसको ये तिरंगा ओढ़ने का मौका मिलता है। हम लोगों की भी इच्छा थी कि ऐसा मौका मिले, ऐसा टास्क मिले कि हम लोग वो तिरंगा ओढ़ के आए। अभी भी दिल करता है कि अगर हमको मौका मिले तो हम लोग उस तिरंगा छोड़ के नहीं, तिरंगा ओढ़ के आने का दिल करता है। लेकिन ये उन सौभाग्यशाली सैनिकों को मौका मिलता है और इस तरह सैनिकों को हम सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। और ये तो हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है, पूरे रायबरेली के लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि हमारे अमर शहीद शैलेंद्र प्रताप सिंह जी आज हमारे रायबरेली के साथ पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। जो आप टीवी स्क्रीन में देख रहे हैं कि इस तरह पूरी रायबरेली उनके स्वागत में, उनकी शहादत के लिए जय जयकारे गूंज रही है। तो इस तरह के शहादत बड़े गर्व और गौरव की बात होती है। बिल्कुल ठीक बात आपने कही। जहाँ देखिए एक और आंखें नम है और वहाँ दूसरी ओर गर्व से छाती चौड़ी हो जाती है। भारत की सेवा करते करते हमारे बीच में शैलेंद्र प्रताप सिंह ने अपने प्राणों को निछावर कर दिया। मैं आपको दिखा रहा था वहाँ के दृश्य। यकीन मानिए कि मैं सुबह से जब लाइव तस्वीरें देख रहा था तो बहुत सारी हृदय विदारक भी तस्वीरें सामने आ रही थीं, जिसमें उनकी माँ अपने बेटे को अंतिम विदाई देती नजर आ रही थी। परिवारजन वहाँ पे मौजूद थे, सभी की आंखें नम थीं। परिवारजन अपने बेटे को आखिरी बार देख रहे थे। जो बेटा कहता है कि माँ मैं अक्टूबर में दोबारा वापस आऊँगा, आज वो तिरंगे में लिपटा हुआ आता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भारत माँ के लिए अपने प्राणों को निछावर कर दिया। हम आपको दिखा रहे थे कि प्रशासनिक अमला वहाँ पे मौजूद था, सभी वहाँ पे पहुँच रहे थे, उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे थे। ऐसे दृश्य को देख के गर्व भी महसूस होता है और आंखें भी नम हो जाती हैं। छोटा सा बच्चा है उनका, अभी 8 वर्ष का। कल उसका जब मैंने विजुअल देखा, सीधी तस्वीरें मेरे पास में आ रही थी, अपने पिता को सैल्यूट करता हुआ जय हिंद बोलता है। उसकी आंखों में मुझे दिखाई पड़ रहा था कि मैं सब तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, मेरी टेक्निकल टीम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रही है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। छोटा सा बच्चा, आप देखिए, सैल्यूट करता हुआ अपने पिता को। ऐसा दृश्य क्या कहूँ इस बारे में, आंखें भी नम हैं लेकिन गर्व भी महसूस हो रहा है। इस बच्चे को देखकर साफ तौर पे ऐसा लगता है, देखिए परिवार में
शैलेंद्र प्रताप सिंह बेटे थे, इकलौते बेटे थे अपने माँ बाप के, और आज उनके बीच में वो नहीं हैं। पूरा परिवार, बुजुर्ग माता पिता उनके, 3 बहनें उनकी, पत्नी, छोटा सा बच्चा। इस दुख की घड़ी में भगवान उनको इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। जब माँ अपने बेटे को देखकर बिलक बिलक के रो रही थी तो यकीन मानिए बहुत ही दुख हो रहा था। ऐसे माँ बाप को प्रणाम करता हूँ, मैं सैल्यूट करता हूँ उनको कि उन्होंने ऐसे लाल को जन्म दिया जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सीधी तस्वीरें हम आपको सुबह से दिखा रहे थे, सीधा कवरेज आपके सामने सुबह 5 बजे से लगातार 5 घंटे तक हम आपको दिखा रहे थे। हमारे सारे पत्रकार, सारे रिपोर्टर्स, सारे कैमरामैन वहाँ पे मौजूद थे। देश के सैनिकों पर खास कार्यक्रम हम दिखा रहे हैं आपको, और उसी क्रम में जो भी फाइल फुटेज है हमारे पास में वो भी दिखा रहे हैं। मेरे साथ में मेरे दोनों मेहमान भारतीय सैनिक, भारत में जिन्होंने भारतीय सैनिक में पूर्व सैनिक के तौर पर अब इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं और जिन्होंने काफ़ी सारी लड़ाइयाँ लड़ी, कारगिल की लड़ाई कह लीजिए और बहुत सारी। संदीप फौजी हमारे साथ मौजूद हैं, युवा हैं अभी वो। संदीप जी, मुझे बताइए कि कभी कोई ऐसी घटना सामने जिसको देख के लगाओ कि दुश्मन आ गया सामने एकदम, अब क्या करना चाहिए? प्रशांत जी, एक जेंडगी की बात है, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग जी, वहाँ पे मिलिटेंसी एरिया रहता था। अभी तो काफ़ी कम हो गया है, लेकिन 2005 और 8 के बीच काफ़ी ज़्यादा पे था, क्योंकि अमरनाथ यात्रा का समय होता है और ये हमेशा से ये लोग कायराना हरकत करते हैं, छद्म युद्ध करते हैं जो कि पब्लिक को नुकसान पहुंचाते हैं। वैसे रात में अम्बुश में जाने में थोड़ा कठिनाई होती है पहचानने में कि आम पब्लिक कौन है और मिलिटेंट कौन है, क्योंकि उनकी वेशभूषा लमसम एक जैसी रहती है। तो हमें पहचानना भी है कि ये सिविलियन तो नहीं है और यह मिलिटेंट है। अपने दिमाग और आईक्यू से काम लेके कार्य को करना है। ऐसे ना हो कि बेगुनाह कोई मारा जाए, और बेगुनाह मारा जाना चाहिए, मतलब गुनाहगार मारा जाना चाहिए, बेगुनाह नहीं मारा जाना। बिल्कुल ठीक बात है। वैसे रात में वहाँ पे बारिश होना, ठंड ज़्यादा हो का, ये सब वातावरण का है, वो सब चलता रहता है, लेकिन विशेष प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ही वैसी दिलाई जाती है कि जो हमें आगे जाके ये सब काम आता है। उतना फील इस चीज़ नहीं, कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस सामने कि कोई दुश्मन सामने हो जिसको टारगेट पे आपको लेना हो, ऐसा कुछ हुआ सामने, कोई वाकया ऐसा? तो प्रशांत जी, ये सैकड़ों बार हुआ है। अच्छा। ये तो वहाँ पे डेली, मतलब सुबह से लेकर 24 आवर्स ऑपरेशन चलता रहता है, नोक झोंक होती रहती है। कभी फंस जाते हैं तो 72 हुरों के पास भेज दिया जाता है, नहीं तो हमसे बच गए तो हमारा दूसरा भाई टारगेट में ले लेता है। बचने का कोई चांस नहीं है। लेकिन उनके जो आकाए हैं, आका लोग हैं ISI के, या जो अलकायदा के हैं या हिजबुल मुजाहिदीन के हैं, वो नौजवानों को गुमराह करके, उनका ब्रेन वॉश करके, एक जिहादी बना के उनको, युवाओं को भटकाते हैं, जिसका ये नतीजा है कि वो छोटी उम्र के रहते हैं और बहक जाते हैं, पाकिस्तान में ट्रेनिंग करके आते हैं, कुछ लालच की वजह से, कुछ इस वजह से वो करते हैं। उसके बाद उसके लिए वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स, इंडियन आर्मी इन चीज़ों के लिए वहाँ पे सक्रिय है, और इस तरह से आतंकवादी गतिविधियों पे विराम लगाया जाता है। बिल्कुल ठीक बात आपने कही, और जाहिर सी बात है कि देखिए बहुत ही IQ का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। एक फौजी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। देखिए, आपको सोचना है, समझना है, किसी बेगुनाह को तो नहीं के ऊपर कार्रवाई तो नहीं हो रही है। सबसे बड़ी बात तो देखिए ये होती है, क्योंकि आपको सब कुछ समझना है, आपको बंदूक भी चलानी है, आपको देखना है कि वो गुनाहगार है कि नहीं है। तो इतनी तरह की परिस्थितियां आपके सामने होती हैं, तो एक फौजी के ऊपर देश की जिम्मेदारी होती ही होती है, उसके साथ में उसके ऊपर और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। नरेंद्र फौजी जी हमारे साथ मौजूद हैं। नरेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपके सामने आया कि लगता है कि अब चलानी पड़ेगी गोली? जैसे शैलेंद्र जी ने बताया, अपने संदीप जी ने बताया जी कि ये जो सेना की सर्विस है, ये रिस्क एंड एडवेंचर है।
और ये बहुत सारे ऐसे हादसे हुआ करते हैं जब हम लोग नाइट पेट्रोलिंग में जाते हैं, तो रात में एक ऐसा टाइम आता है कि कब कहाँ मुठभेड़ हो जाए उसका अंदाजा नहीं होता। दुश्मन कहाँ छिपा हुआ है, किस हालात में बैठा हुआ है, किस घर में बैठा हुआ है, किस पेड़ में चढ़ के बैठा हुआ है, उसका अंदाजा नहीं होता, क्योंकि उसने अपना प्लान बना रखा है जी। हम लोग उनको सर्च करने के लिए रात में जाते हैं। अगर सर्च के टाइम में कोई भी ऐसी लापरवाही या कहीं आवाज हो गई या कहीं लाइट जल गई, थोड़ा सा भी लापरवाही बहुत बड़े हादसे को अंजाम दे देती है। इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि हम लोग लापरवाही नहीं करते और उस तरह मुंह तोड़ जवाब देते हैं, और कहीं ना कहीं वो अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाते और उनको मुंह तोड़ जवाब दे के उनको मौत की घाट उतारते हैं हम। बिल्कुल ठीक बात है। और जब जम्मू कश्मीर में थे आप, तो क्या मतलब उस समय की क्या सिचुएशन क्या रहती थी? जाहिर सी बात है घुसपैठ बहुत तेज हुआ करती थी, तो हाँ वो टाइम हुआ था। हाँ, तो क्या सिचुएशन थी उस समय, क्या क्या? क्योंकि सबसे बड़ी प्रशांत सर ये स्थिति है कि जैसे हम लोग आप राजस्थान की तरफ आ जाइए, पंजाब की तरफ आइए, क्योंकि जो सीमाएं हैं हमारी समतल है, लेकिन JNK की तरफ आप चले जाइए, असम साइड में चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट वाली जो सिचुएशन बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं जहाँ पे चलना दूभर है जी। और वही जो बताया कि किस समय कहाँ पे मुठभेड़ हो जाए वो पता नहीं होता, क्योंकि उनकी तो प्लानिंग है। इंटर क्रॉस बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं, घात लगाकर बैठे नदी से आ रहे हैं, नाले से आ रहे हैं जी, वो एक जगह बैठे हुए हैं और हम लोग वहां पे जाते हैं, या चाहे सोर्सों के द्वारा जानकारी होती हो या वो सूचना होती हो, तो वहां पे जाते हैं उनको ढूंढने में। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सामने से गोलियां चलती हैं और गोली कभी हमको लगती है कभी उनको लगती है, ये गुत्थिम गुत्था चलता रहता है। बिल्कुल ठीक बात है। और देखिए हमारे बीच में शैलेंद्र प्रताप सिंह जी नहीं रहे और उन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ में पूर्व सैनिक मौजूद हैं और S7 न्यूज़ चैनल जानना चाह रहा था कि मतलब कैसे क्या क्या किया इन लोगों ने। और संदीप सिंह फौजी भी हमारे साथ में मौजूद हैं, बातचीत कर रहे हैं हम लोग लगातार अपने फौजी भाइयों से। संदीप जी, जाहिर सी बात है कि अभी आपने जैसा बताया, फिर से मैं इस बात को जानना चाहता हूँ कि जब एक बेटा या पति जाता है बॉर्डर पर लड़ाई लड़ने के लिए, तो परिवार की एक बहुत बड़ी परेशानी है, जैसे जो हम लोग देखते हैं, उस समय मन में क्या बातें आती हैं? जी बिल्कुल प्रशांत जी, ये सभी सैनिक के साथ ऐसा होता है कि जब यहाँ से जाता है तो उसका मन नहीं लगता है। एक तरफ परिवार होता है, एक तरफ देश होता है जी, लेकिन समझौता करना ही पड़ता है। भारी देश ही आता है, देश की तरफ उसका झुकाव होता है वो। लेकिन ये होना चाहिए कि कम से कम जो सैनिक देश के बॉर्डर एरिया में जा रखा है उसके परिवार का कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए समाज के लोगों का भी दायित्व बनता है, उसको मतलब सहयोग करें, किसी बात की दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के लिए वो सैनिक बॉर्डर एरिया में दिन रात ड्यूटी करता है। बिल्कुल ठीक बात करें, समाज का भी मतलब दायित्व है। अब देखिए हमारे बीच में शैलेंद्र प्रताप सिंह जी नहीं रहे, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देता है S7 न्यूज़ चैनल। तो सबकी जिम्मेदारी, देखिए उनके परिवार के लोग जो भी हैं, सरकार कर रही है और उनका सम्मान सबको करना है। हमारे बीच में अमर शहीद शैलेंद्र प्रताप सिंह जी नहीं रहे। आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा हुजूम वहाँ पर पहुँचा था। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे अपने लाइव कवरेज में, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। उनका नन्हा सा बेटा उनका जो है वहाँ पर मौजूद और अपने पिता को सैल्यूट करता हुआ। सीधा दिखा रहे हैं हम आपको। चलिए, हमारे साथ में लगातार दो गेस्ट जुड़े हुए थे जिनसे हम खास बातचीत कर रहे थे, नरेंद्र फौजी जी और दूसरे संदीप सिंह जी। अभी कुछ देर बाद फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। सच्ची श्रद्धांजलि हमारी शैलेंद्र प्रताप सिंह जी को। भारत माता की जय हिंद। जय हिंद।